हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ स्कोप ऑफ एचआरएम। ठीक है, आज हम ये जानेंगे जो एचआरएम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो कहाँ कहाँ हमारा स्कोप होता है, यानी कि हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज़फुल होता है, या एचआर का कहाँ कहाँ होना बेटर है और कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो हम आज इसका स्कोप जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एचआर की, सबसे पहले माइंड में हमारे एक ही बात आती है कि अगर एचआर नहीं होगा तो हमारा इंटरव्यू कौन लेगा, है ना, यही तो बात आती है। तो दैट मीन्स एम्प्लॉय हायरिंग। इसको हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि जो भी एचआर होता है वो सारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस देखता है। दैट मीन्स कि हमारी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी जॉब निकली है, हमें कितने बंदे चाहिए, किस किस पोजीशन पे चाहिए, वो सारा एचआर एम्प्लॉय हायरिंग में होता है ना। दैट मीन्स कि रिक्रूटमेंट अगर उसे करना है, उसे लोगों को हायरिंग करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय हायरिंग, है ना। तो एम्प्लॉय हायरिंग में पूरा रोल किसका होता है? एचआर का होता है। नाउ सेकंड है कि मैंने बंदा हायर तो कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सैलरी डिसाइड होगी कि नहीं होगी, दैट मीन्स रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन इन द सेंस कि उसके कौन से फ्रिंज बेनिफिट्स मिलेंगे, कब उसे बोनस मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या कमीशन डिसाइड होगा, ये सारा पार्ट होता है। रेम्यूनरेशन इज अ टोटल पैकेज ऑफ द सैलरी, है ना। हम यही नहीं बोल सकते कि सिर्फ सैलरी उसे कितनी मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल कि उसका जो पैकेज है उसे 20,000 रुपये मिलेगा, बट 20,000 तो उसकी सैलरी हुई, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं रेम्यूनरेशन की। उसमें क्या होता है कि उसे फ्रिंज बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं, उसका बोनस कितना आ रहा है पर मंथ, उसका कमीशन कितना आ रहा है, वो सारा ऐड होके वो जो बनता है वो होता है हमारा रेम्यूनरेशन, राइट। इन बिटवीन इसमें क्या होगा, अगर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, वो भी एचआर ही देखता है ना। मैंने क्या करा, बंदे को पहले हायर कर लिया, हायरिंग हो गई, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, सैलरी डिसाइड हो गई, उसके बाद क्या आएगा? एम्प्लॉय मोटिवेशन। क्योंकि हमेशा क्या होगा कि एम्प्लॉय हमेशा खुश नहीं रह सकता ऑर्गेनाइजेशन में, है ना कभी उसे बोर्डम फील होगा ही होगा, कभी ना कभी उसे कोई ना कोई इश्यू होगा ही होगा। तो जब भी कोई भी इश्यू यहाँ पे होगा, मान लीजिए उसे बोर्डम हो रहा है, उसे कोई टास्क ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो मेंटली इश्यूज आ रहे हैं या कोई भी चीज़ें आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे। एम्प्लॉय मोटिवेट को ऐसा नहीं कि हमने बात करी एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया, नहीं। एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए देयर आर मैनी ऑफ प्रोग्राम्स, है ना। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमें रन करने होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि कभी कभार उनकी आउटडोर एक्टिविटी करा दी, कभी इंडोर एक्टिविटी करा दी, कभी कोई कंपटीशन करा दिया, कभी कुछ करा दिया। अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि बंदे को, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है एट एनी हाउ, है ना। अच्छा, एम्प्लॉय मोटिवेट भी हो गया। उसके बाद होता है हमारा एम्प्लॉय मेंटेनेंस। कि मेंटेनेंस क्या होता है, व्हाट इज मेंटेनेंस? एम्प्लॉय मेंटेन कब होगा? जैसे आप मेंटेन कब होते हो? आप अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे से रहो, तो आप लगते हो ना, अरे बड़ा मेंटेन करके रहता है बंदे को। ऐसे ही एज ए एचआर, हमको अगर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है या मेंटेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस एम्प्लॉय को बड़े अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, उसकी हेल्थ देखनी पड़ेगी, उसका हेल्थ वेलफेयर देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बंदा है, तो वो गवर्नमेंट की साइड से भी है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल होता है, जैसे कि उसकी सैलरी है, अगर वो उस टर्म्स एंड कंडीशंस में आता है तो उसका आपको इंश्योरेंस वगैरह करा के देखना पड़ता है ना, उसका पीएफ भी डिडक्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन में आती है। जैसे आप जहाँ भी काम कर रहे हो एज ए एचआर, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एम्प्लॉय मेंटेनेंस में कि वहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कैसे होनी चाहिए? उसकी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ क्या है, उसकी मील फैसिलिटीज़ क्या है, उसको अगर मान लीजिए कहीं दूर है तो उसे क्या फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है ना, उसे ESI मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो भी एम्प्लॉय का होता है ना, इंश्योरेंस वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो वो सारी चीज़ें मेंटेनेंस में आती है। जैसे कि हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं, ऐसे ही हमें एम्प्लॉय को मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। कि उसे अच्छे से रहना चाहिए, उसकी वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो वो सारा क्या है, एचआर एक ऐसा बंदा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, जिस जिस पोजीशन पे बंदे काम कर रहे हैं, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, राइट। इंडस्ट्रियल रिलेशन, दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। अगर मैं इसकी बात करूं इंडस्ट्रियल रिलेशन की, ये बहुत ब्रॉड टर्म होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म होता है। इसमें देखिए कौन से लोग आते हैं, मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले एम्प्लॉयज़ आते हैं, दूसरा एम्प्लॉयर्स आते हैं, तीसरा आपकी कंपनी आती है, चौथा आपका ट्रेड यूनियन हो गया, है ना, लेबर हो गया, है ना, उसके बाद आपका हो गया लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, है ना, जिसमें कि केसेस वगैरह जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है कि हमको रिलेशंस को मेंटेन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय लड़ जाते हैं ना कभी कभार, आपने देखा होगा एम्प्लॉय लड़ गए और कभी भी हमें मान लीजिए बैक ऑफ करना पड़ा या किसी भी एम्प्लॉय को ले ऑफ करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनमें लड़ाई इतनी हो गई, लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो केस कोर्ट में चला गया, है ना। तो एम्प्लॉय का रिलेशन हमें मेंटेन करके रखना है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन मेंटेन करके रखना है। जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप मैनेजर हो या बड़ी पोस्ट पर हो, आप मान लीजिए एमडी वगैरह हो, तो उनका रिलेशन और एम्प्लॉयज़ का रिलेशन वो भी हमें मेंटेन करके रखना है ना। या मान लीजिए ट्रेड यूनियन है, उनका और एम्प्लॉय का रिलेशंस भी हमें मेंटेन करके रखना है ना। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी सारी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनमें यूनियन होती है, यूनियन के लोग होते हैं, यूनियन के लॉ वगैरह चलते हैं, है ना, ट्रेड यूनियन वगैरह होती हैं ऐसे ही। तो उनका क्या होता है, एम्प्लॉय की यूनियन होती है कि भैया इस यूनियन का बंदा है, तो उनका रिलेशन भी एम्प्लॉय से मेंटेन करके रखना, या एम्प्लॉयर का रिलेशन भी ट्रेड यूनियन से मेंटेन करके रखना। ये सारे काम, इन सारे काम को मेंटेन करना या रिलेशन बनाना या रिलेशन को बिल्ड करना, ये सारा काम एचआर का होता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है हमारी फैक्ट्री वगैरह या जो भी हमारी कंपनीज होती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जो ट्रेड यूनियन वगैरह होती है उनमें लड़ाई बड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, उन्होंने हड़ताल कर दी। आपने ये बहुत सुना होगा कि अरे वहाँ क्या है, वहाँ तो हड़ताल चल रही है, क्यों, अरे वो ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयज़ में लड़ाई हो गई थी, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर्स में लड़ाई हो गई थी, या कोई बात हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब भी कभी लड़ाई बड़ाई हो भी जाती है तो पहले तो हम सोचते हैं कि हम बिटवीन सॉल्व कर लें, एक बार जो भी है एक नेगोशिएट करें किसी भी चीज़ को लेके, और विन विन सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, यानी कि क्या बात है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो एक बार हम उनकी सुने, ट्रेड यूनियन की भी सुने, एम्प्लॉयज़ की भी सुने, जो भी हमारा बीच का रास्ता निकल रहा है उससे निकाल लें। मगर समटाइम ऐसा नहीं होता पॉसिबल, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, वो केस सारा कोर्ट में चला जाता है, फिर कोर्ट से सारा लीगल फॉर्म में वो केस सॉल्व होता है ना। तो इंडिया से रिलेशन किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा मेंटेन करना या इस चीज़ को बहुत अच्छा करना, पूरी लाइफ निकल जाती है, पूरी जर्नी हो जाती है एचआर की, कि इसको मेंटेन करने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि आपको पता है 10 तरह के लोग काम करते हैं, उनके बीच में रिलेशन को मेंटेन करना, हेल्दी रिलेशंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। प्रॉस्पेक्टस ऑफ कंपनी, प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, आप देखते हो ना, आपको एक स्कूल का प्रॉस्पेक्टस मिलता है ना, उसमें वो क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, है ना, कि आपको क्या करना है, या मान लीजिए यहाँ क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या टाइमिंग क्या है, या ये सारी चीज़ें क्या हैं, या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की क्या फैसिलिटीज़ हैं, इंश्योरेंस की क्या फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या हैं, ट्रेड यूनियन कौन सी है, किसके अंदर, वो सारी चीज़ें एज़ पर द लॉ लिखी होती हैं। ऐसा नहीं कि आपकी जो भी मर्जी आई आपने लिख दिया, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज पर द लॉ, लॉ ने क्या बनाया है, लॉ की क्या गाइडलाइंस है। अगर मैं बात करूँ प्रॉस्पेक्टस की, तो इसमें सारी गाइडलाइंस लिखी होती हैं, जितनी भी गाइडलाइंस हमारे क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने बनाई है, वो सारी गाइडलाइंस इसमें होती हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ की क्या है, ईएसआई क्या है, ईएसआई में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कितने लाख का आपको इंश्योरेंस मिलेगा, है ना, वो सारी चीज़ें, पीएफ अगर होगा तो पीएफ डिडक्ट होगा, पीएफ कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जितनी भी हमारी फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की जितनी भी गाइडलाइंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी प्रॉस्पेक्टस ऑफ एम्प्लॉय में होती हैं। तो वो सारी चीज़ें बनाना, उस सारी चीज़ पे काम करना, उसको फॉलो करना और फॉलो एम्प्लॉय से कराना, वो सारा काम एचआर का होता है। सो फॉर अ कंपनी HR is very essential, very important for the company। अगर HR नहीं होगा, आप कैसे रिक्रूटमेंट करोगे, कैसे आप लोगों की हायरिंग करोगे, आप बंदे को हायर नहीं कर पाओगे तो किसे मोटिवेट करोगे, किसे मोटिवेट नहीं कर पाओगे तो सैलरी किसको दोगे, है ना। तो HR ही एक ऐसा बंदा होता है जो एम्प्लॉयज़ को लेके आता है, नए एम्प्लॉयज़ को लेके आता है, जो पुराने होते हैं उनको ट्रेंड करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देता है, उनको सैलरी प्रोवाइड कराता है, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, उनसे
रिलेशंस को मेंटेन कराता है, एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉय को, ट्रेड यूनियन को। वो सारी चीज़ें अगर हम बात करें, पूरी एक साइकिल होती है, पूरी एक जर्नी होती है। जैसे हमारी लाइफ होती है, सेम एक ऐसे ही एचआर की लाइफ होती है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो आज हमने समझा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एचआरएम इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ कहाँ एचआरएम का स्कोप होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से पार्ट में स्कोप होता है, वो आज हमने ये चीज़ समझी है ना। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।